नमस्कार। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी पवन आपका इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग बिहार बोर्ड की संस्कृत विषय का तैयारी प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगे और आज का चैप्टर है भारतीय संस्कारा। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न प्रायः आया करते हैं, इसलिए अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हैं तो कई प्रश्नों का समाधान आप कर पाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संस्कृति में किसका अन्यतम वैशिष्ट्य है? भारतीय संस्कृति में किसका अन्यतम वैशिष्ट्य है? तो संस्कार का अन्यतम वैशिष्ट्य है। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संस्कृति में कौन प्राचीन काल से महत्व धारण किया है? तो संस्कार। चूँकि यह चैप्टर संस्कार पर आधारित है, इसलिए संस्कार से जितना संभव हो सका है प्रश्नों को लिया गया है। आइए तीसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संस्कृति का अभिज्ञान या परिचय, चाहे अभिज्ञान पूछे या परिचय पूछे, तो किससे होता है? तो संस्कारों से। भारतीय संस्कृति की विशेषता है भारतीय संस्कार, खास करके 16 संस्कार जो है ये इनकी विशेषता है। तो भारतीय संस्कृति का अभिज्ञान या परिचय किससे होता है? तो संस्कारों से होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये आपको लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। 4 नंबर का क्वेश्चन, संस्कारों के पीछे ऋषियों की क्या कल्पना थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इस प्रश्न को आप जरूर करेंगे। संस्कारों के पीछे ऋषियों की क्या कल्पना थी? तो संस्कारों के पीछे ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, होम और परिवार के सदस्यों की सम्मेलन हो, या विभिन्न संस्कारों के अनुष्ठानों से ही संभव हो पाता है। अतः जीवन में संस्कारों का आयोजन आवश्यक है। तो संस्कार क्यों आयोजित करते हैं हम लोग? तो उसके पीछे ऋषि महर्षियों की ये कल्पना थी, जो एक ऐसा आयोजन हो परिवार में जिसमें सभी लोग एक जगह एकत्रित हों, आपस में बात विमर्श करें, एक दूसरे का आशीर्वाद लें, होम याप हो, इसलिए संस्कारों का आयोजन किया गया। तो संस्कारों के पीछे ऋषियों की क्या कल्पना थी? तो ये इसका आदर्श उत्तर है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ, चलिए कोई बात नहीं। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है, इस तरह का प्रश्न है, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका उत्तर क्या होगा? संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन और गुणों का आधान होता है। परिमार्जन होता है और गुणों का आधान होता है। संस्कार मनुष्य को परिमार्जित करती है, दोषों को दूर करती है तथा गुणों के आधान में योगदान करती है। ये संस्कार का मौलिक अर्थ है। ये प्रश्न पूछा है एक बार। आइए अगला प्रश्न, और ये देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इससे अगर इसको मैंने पॉइंट वाइज दिया है, इसका उत्तर इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है इससे। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? व्याख्या करें। तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। कौन सा? देखिए 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक जन्मपूर्व, दूसरा शैशव, शैक्षणिक, गृहस्थ और मरणोत्तर। ये 5 संस्कार हैं। तो जन्मपूर्व संस्कार 3 होते हैं, ये संख्या पूरी देता है। जन्मपूर्व कितने संस्कार हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? 6। शैक्षणिक संस्कार 5 है। गृहस्थ संस्कार 1 है। मरणोत्तर संस्कार 1 है। सबका नाम के साथ संस्कार की संख्या के साथ दिया हुआ, संस्कार और उसकी संख्या ये दी हुई है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संस्कार कितने होते हैं? तो 16। संस्कार कितने होते हैं? तो 16। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, सबको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। आइए संस्कारों का नामोल्लेख करें। कौन कौन 16 संस्कार हैं उसका नामोल्लेख, नाम के उल्लेख करना है यहाँ। तो 16 संस्कार 16 होते हैं, जिनमें जन्मपूर्व 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन? ये है गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। ये जन्मपूर्व 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। शैशव संस्कार 6 होते हैं। इसमें कौन कौन सा है? तो जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद। शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। कौन कौन? तो इसमें है अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। गृहस्थ संस्कार 1 है, विवाह संस्कार, और मरने के बाद एक संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार।
ये भी इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इस तरह से भी पूछ सकता है इसमें, उपनयन संस्कार की गणना किस संस्कार में की जाती है? तो शैक्षणिक संस्कार में। जात कर्म की गणना किस में की जाती है? तो शैशव संस्कार में। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा इससे संबंधित तो आप उसका जवाब दे देंगे। इसलिए इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए। आइए, जन्म पूर्व संस्कारों का क्या महत्व है? क्या जन्म पूर्व जो संस्कार आयोजित किए जाते हैं उसका क्या महत्व है? तो जन्म पूर्व संस्कारों का उद्देश्य या महत्व, उद्देश्य पूछे या महत्व, यहाँ स्लैश होना चाहिए या ऑब्लिक होना चाहिए था। उद्देश्य या महत्व क्या होगा? जन्म पूर्व संस्कारों का उद्देश्य या महत्व क्या है? तो गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ शिशु में इस संस्कारों का आदान, जो गर्भ में शिशु पल रहा होता है उसमें संस्कारों का आदान हो, और गर्भवती की प्रसन्नता, ये जन्म पूर्व संस्कार का महत्व है। अगला प्रश्न, अक्षरारंभ, अक्षर लेखन और अंक लेखन शिशु किस संस्कार के बाद करता है? तो शिक्षा संस्कार के बाद करता है। परंतु आजकल देखिएगा, जैसे बच्चे का जात कर्म होता है, जात कर्म मतलब छठी संस्कार होता है, उसी समय में कलम और कॉपी पे कुछ लिखा दिया जाता है हाथ पकड़ करके, ठीक है। तो ये हम लोग संस्कार का थोड़ा उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये है अक्षरारंभ, अक्षर लेखन और अंक लेखन शिशु किस संस्कार के बाद करता है? तो शिक्षा संस्कार के बाद। आइए अगला प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? तो उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना होता है। उपनयन संस्कार करके गुरुजी शिष्य को अपने घर ला देते, जहाँ शिष्य शिक्षा नियमों की पालन करते हुए अध्ययन करता है वहाँ, और शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता था। चलिए आगे। प्राचीन काल में शिष्य क्या कहे जाते थे? ब्रह्मचारी के नाम से प्रचलित था। तो इस तरह का प्रश्न तो आप जरूर करेंगे। शिष्य वेदारंभ कहाँ करता था? शिष्य वेदारंभ कहाँ करता था? गुरु के घर में जाकर के शिष्य वेद का आरंभ करता था। 14 नंबर का प्रश्न, किसका महत्व प्राचीन काल में से उत्कृष्ट माना जाता है? तो वेद का महत्व, वेदों का जो महत्व है हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में बहुत अधिक है और प्राचीन काल से इसका उत्कृष्ट महत्व है। आइए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं, केशांत संस्कार का वर्णन करें। केशांत संस्कार पूछेगा। तो केशांत संस्कार में क्या होता था? केशांत संस्कार में गुरु के घर में आयोजित होती थी। इस समय में छात्र या शिष्य कहिए तो गुरु के घर में ही रहते थे। तो केशांत संस्कार गुरु के घर में ही आयोजित होती थी और इसमें शिष्य का प्रथम बार छोर कर्म होता था। इस समय तक आते आते बच्चों का, शिष्य का जो मोछ दाढ़ी हुआ या फिर बाल हुआ बड़ा बड़ा हो जाता था। तो इसमें में ये कटवाया जाता था प्रथम बार, इसलिए इसको केशांत संस्कार कहते हैं। छोर कर्म लिखा हुआ ना। इसमें गोदान मुख्य कर्म होती थी और शिष्य के माता पिता गुरु जी को कुछ न कुछ दान देते थे, खासकर गोदान का विशेष महत्व था। इसमें केशांत संस्कार का वर्णन करें, ये पूछेगा प्रश्न। फिर देखिए अगला प्रश्न है, केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है? तो गोदान। केशांत संस्कार का दूसरा नाम है गोदान। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। समावर्तन संस्कार का क्या उद्देश्य था? समावर्तन संस्कार क्यों आयोजित किया जाता था? इसका उत्तर देखिए, आदर्श उत्तर है ये। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। मतलब इस संस्कार में गुरुजी के घर में शिष्य रहता था और वहाँ पढ़ाई प्रारंभ खत्म होने के बाद अपने घर जाता था। तो उस समय में एक संस्कार, ये समावर्तन संस्कार होते थे, ये संस्कार आयोजित किया जाता था और तब शिष्य अपने घर जाता था। शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे। क्या उपदेश था? तो उपदेशों में जीवन का धर्म प्रतिपादित होता था, जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, इस तरह का उपदेश गुरुजी शिष्य को देते थे और आश्रम से घर भेजते थे। आइए अगला प्रश्न, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता था? गृहस्थ जीवन में अर्थात समावर्तन संस्कार के बाद घर जाता था तो फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। और गृहस्थ जीवन में कब कैसे प्रवेश करेगा? तो विवाह संस्कार होता था। और जैसे विद्यार्थी घर गया उसके बाद उसका विवाह होता था और विवाह के बाद वो गृहस्थ संस्कार में प्रवेश करता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, विवाह संस्कार का वर्णन करिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण, विवाह संस्कार का वर्णन करें।
विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है। क्या लिखना है इसमें? विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है। और इसमें जो जो संस्कार है उसका नाम, जो जो काम होता है, कर्मकांड होता है, वो लिखना है। इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जिनमें वागदान है, मंडप निर्माण है, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत है, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूर दान प्रमुख कर्म होता है। ये प्रमुख है। ये सब पूछेगा आपको, जो ऐसे भी पूछेगा विवाह संस्कार में कौन कौन सा कर्मकांड होता है, तो आपको याद रहेगा तो आप लिख दीजिएगा। ये देखिए ये आ गया है, ये मिस प्रिंट नहीं कहिए, मगर थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। चलिए उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आज का पीपीटी बहुत फास्ट और बहुत तेज़ी में बना है। आइए 20 नंबर का देखिए, मरने के बाद कौन सा संस्कार आयोजित होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। अब इसका क्या बतलाना? आइए 21 नंबर का प्रश्न देखिए, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? तो विवाह संस्कार में। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है सप्तपदी, सिंदूरदान, कन्यादान, ये सब है। इसको अलग अलग भी पूछ सकता है प्रश्न, जो सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार है। इस तरह से प्रश्न पूछता है। आइए अगला प्रश्न 23 नंबर का, सीमंतोन्नयन किस संस्कार में गिना जाता है? सीमंतोन्नयन किस संस्कार में गिना जाता है? तो जन्म पूर्व के जो संस्कार हैं उसमें गिना जाता है। तो ये था आपका 23वां प्रश्न। और आगे हम लोग अब बढ़ते हैं 24वां प्रश्न की ओर। अन्नप्राशन किस संस्कार में गिना जाता है? शैशव संस्कार में। आप शैशव संस्कार में देखे भी होंगे, वहाँ भी लिखा हुआ है इस तरह की बात। अगर एक जगह याद कर लेंगे तो वहीं क्वेश्चन बार बार घूमता फिरता रहता है। तो अन्नप्राशन किस संस्कार में होता है? तो शैशव संस्कार। इसका विधि विधान अलग है, तो वो तभी बतलाना नहीं है, अभी समय कम है आपके पास। 25वां प्रश्न की, गुरु के घर में शिष्य किन किन नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है? तो शिक्षा नियमों का पालन करते हुए गुरु के घर में शिष्य अध्ययन करता था। तो कहीं भी किसी भी गुरुकुल में रहेगा तो वहाँ जो नियम है उसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। आज भी बच्चे जब हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का जो नियम होता है उसका पालन करना जरूरी है। उस समय में जब शिष्य गुरु के घर में रहते थे तो वहाँ भी कुछ नियम था, उस नियम को फॉलो करना जरूरी था। आइए अगला 26वां प्रश्न, पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? तो जन्म पूर्व गर्भाधानोपरांत। जन्म पूर्व संस्कार में पुंसवन संस्कार है, और गर्भाधान के बाद ये संस्कार आयोजित किया जाता था। और देखिए इस सेशन का लास्ट प्रश्न है आज, ये 27वां, भारतीय संस्कार शीर्षक पाठ से क्या शिक्षा मिलती है या क्या संदेश देती है? तो इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको लिखना है क्या है। ये देखिए, भारतीय संस्कार शीर्षक पाठ वर्तमान संदर्भ में हमें अपने भारतीय मूल्यों के प्रति जागृत करती है। भारतीय जो मूल्य है उसके प्रति जागृत करती है। ये की पॉइंट है, ये लिखना है आपको। आज के समय में जैसे जैसे भौतिक विकास हो रहा है वैसे वैसे आध्यात्मिक ह्रास परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कार ही सार्वकालिक जीवन मूल्य संवर्धित करने में समर्थ है। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह से क्या लिखना है संस्कार में क्या है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, बस हो गया। और जब भी इस पर प्रश्न आएगा तो आप उसको आराम से कर लेंगे, हड़बड़ाना नहीं। परीक्षा हॉल में जा करके आप देखें ना, बहुत कम शब्द है जिस पर कि बहुत कम ही शब्द पर ये पूरा पाठ केंद्रित है और घूम फिर करके आता है। संस्कार कितने संस्कार है? 16 संस्कार है। कितने प्रकार के हैं वो रखना है, किसमें कौन है, हाँ ये सब रखना है। कौन संस्कार किसमें कौन सा कर्मकांड या आयोजित किया जाता है, कौन सा क्या नियम है, ये सब देख लेना। बस इसी से आपका ये पाठ तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।